Hello guys, I'm Sonia and I welcome you all to our YouTube channel of Chem Academy. So today in this video, I'm going to discuss some of the previous year questions which came in CSIR NET June 2020 examination, which was held on 26th of November. So the topics which I'm going to cover in this video are analytical chemistry, heterocyclic, data analysis and retrosynthesis. So let's get started with our first question. ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मीन्स पार्ट बी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था. द पेयर इन विच बोथ एक्टिनाइड्स शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली. आपको पेयर बताना था एक्टिनाइड्स का जो सिर्फ और सिर्फ, देखो ओनली लिखा है यहाँ पर, इट मीन्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही वो शो करते हैं. ठीक है, तो एक्टिनाइड्स में अगर आप देखें, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी सबकी लिख रखी है यहाँ पर, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक एक्टिनियम है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही लाई करता है, स्टेबल होता है. इसके बाद आपके जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनको आप डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में. एक होता है आपके अर्लियर एक्टिनाइड्स और आपके लेटर एक्टिनाइड्स. ठीक है, तो अर्लियर एक्टिनाइड्स आपके पास ये प्रेजेंट होगी, ये वैरायटी ऑफ मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. इसके बाद ये जो आपके लेटर एक्टिनाइड्स हैं ये मेनली आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, बट एक्सेप्ट नोबिलियम. नोबिलियम सेकेंड वाले स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन सब में 3, 4 या फिर 2, 3 में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट सिर्फ आपके पास यहाँ पर एक लॉरेंशियम है जो कि सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल है. इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक तो एक्टिनियम है और यहाँ पर आपके पास लॉरेंशियम है, और आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है ए ऑप्शन, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है. नाउ दिस क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का है, जिसमें आपसे सिंपली देखो पूछा है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा के बारे में. ठीक है, मतलब ICP-AES से आपका क्वेश्चन आया हुआ है. चलिए देखते हैं. Correct statements for inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy is. आपको जब मैंने ये ICP-AES पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पर ये सबसे बेस्ट मेथड होता है जिससे आप इवन मेटल्स को एनालाइज कर सकते हैं, इवन नॉन मेटल्स को एनालाइज कर सकते हैं, और इवन आप साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन मेटल्स का भी कर सकते हैं. राइट, तो अच्छा, नॉन मेटल्स को क्यों आप एनालाइज कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें आप जो सोर्स यूज करते हैं वो आपके पास होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा आपका एक हाई एनर्जी सोर्स है. इसकी वजह से, हाई एनर्जी सोर्स की वजह से यहाँ पर नॉन मेटल्स को भी आप एनालाइज कर सकते हैं. चलिए स्टेटमेंट देखते हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट, इट इज अनसूटेबल फॉर ऑल नॉन मेटल्स. ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी. मैंने आपको पहले बता दिया कि मेटल्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, नॉन मेटल्स भी, और इवन आपके साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन भी. सेकेंड है आपके पास साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ ओनली मेटल्स इज पॉसिबल. ये भी गलत हो गया, यहाँ पर सिर्फ ओनली मेटल्स लिखा है. राइट, थर्ड स्टेटमेंट पर चलते हैं. इंडक्शन कॉइल स्टेबलाइजेस प्लाज्मा. बस यहीं तक आपको आना था. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ICP-AES में आपका आर्गन गैस आप यूज करते हो प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए, और जो इंडक्शन कॉइल होता है वो स्टेबलाइज करता है प्लाज्मा को. तो बस ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, आगे देखा भी नहीं तो कोई मतलब नहीं, यहीं पर आपको आपका करेक्ट स्टेटमेंट मिल चुका है. अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका आया हुआ था IUPAC. ठीक है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपको सिर्फ बताना है. यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रक्चर दे रखा है कंप्लीट. ओके, सबसे पहले अगर आप देखें आपके पास एक क्या है, साइक्लोहेप्टीन दे रखी है. राइट, सब में सारे ऑप्शंस में देख रहे हैं आपके पास साइक्लोहेप्टीन प्रेजेंट है. ओके, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, जहां पर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, और नंबरिंग भी 1 नंबर कहाँ पर आएगा, जहां पर आपकी लॉन्गेस्ट चेन है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरीके से नंबरिंग होने वाली है. बस अब इसको नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं. देखिए आपके पास सबसे पहले क्या है, 1, और ये साइक्लोहेप्टीन दे रखी है. तो ऑप्शन चेक करा आपने, या तो ये हो सकता है या ये. ठीक है, इसके बाद आप चले, अब देखिए 1 पे तो आपके पास प्रोपाइल ग्रुप लगा है, 2 के पास इथाइल ग्रुप लगा है. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आप जब भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलता है. तो इट मीन्स इथाइल पहले आने वाला है. तो आपने ऑप्शन चेक किया और यहाँ पर आपके पास 2 इथाइल, तो सबसे पहले यही आएगा, 2 इथाइल है. फिर आपके पास 4 डाइम इथाइल है. ठीक है, और 1 प्रोपाइल, साइक्लो 1 हेप्टीन. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सिंपल बी हो जाएगा. ओके, अब ये क्वेश्चन आपका F ब्लॉक एलिमेंट से आया हुआ है, और F ब्लॉक एलिमेंट ये जो क्वेश्चन है ये आपके पार्ट सी में आया था. दैट मीन्स ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर लोगे. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. करेक्ट मैच फॉर कॉलम ए विद कॉलम बी. करेक्ट मैच बताना है आपको. कॉलम ए में सबसे पहले आपने क्या देखा कि देखा FF ट्रांजिशंस, और यहाँ पर क्रॉस लिखा है. इट मीन्स FF ट्रांजिशंस नहीं हो रही है. ठीक है, अब ऑप्शन चेक किया हमने, क्या क्या है आपके पास, टर्बियम 3+ है, ल्यूटीशियम 3+, सेमेरियम 3+ और यूरोपियम 3+ प्रेजेंट है. अब FF ट्रांजिशंस किस में नहीं होंगी,
FF ट्रांजिशन अगर नहीं हो रही है इट मीन्स वो कलरलेस होगा, राइट। अब इनमें से सिर्फ आपके पास ल्यूटिएशन ही ऐसा है, इसका होता है F14, कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो ये कलरलेस है, अदरवाइज ये सारे कलर्ड होते हैं, ठीक है। ये कलरलेस आपका, नो FF ट्रांजिशन। तो इतना समझ में आ गया आपको कि ए जो है ये इसके साथ मैच करने वाला है, यहाँ पर ये थर्ड है, ओके। तो ए मैच कर रहा है किसके साथ, 2 के साथ, और ये आपने ऑप्शन में चेक किया आपके पास बी और सी ही आ सकता है, तो इन दोनों को आपने कट कर दिया। नेक्स्ट अगर आप देखें, अब आपके पास ये एमिशंस दे रखे हैं, ठीक है। अब एमिशंस अगर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओवरलैपिंग जे लेवल्स, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ओवरलैपिंग जे लेवल्स आपको पता है कि आपके किस में होती है, सेमेरियम 3+ में और यूरोपियम 3+ में, ये इन दोनों में ओवरलैपिंग जे लेवल्स होंगे। तो इट मीन्स ये आपका जो डी है या तो ये 3 के साथ मैच करेगा या तो 4 के साथ, राइट। अब आ जाइए ऑप्शंस पर, इन दोनों में पॉसिबल था, और डी यहाँ तो 1 दे रखा है, 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो 3 या 4 होना चाहिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर डी 3 के साथ मैच कर रहा है, इट मीन्स डी हो जाएगा आपका सेमेरियम के साथ, ये 3 है, तो इट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो B4, यहाँ पर B4 है, ठीक, इतना आपको समझ में आएगा, सिंपल। मतलब ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 2 ऑप्शन से आपने पूरा आंसर अपना कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन आपका डेटा एनालिसिस क्वेश्चन है। देखिए अभी तक डेटा एनालिसिस क्वेश्चन बहुत पहले मतलब प्रीवियस ईयर्स में आते थे, बट लास्ट के 2-3 ईयर्स में डेटा एनालिसिस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, ठीक है। बट फिर से इसने आखिर इस बार पेपर में क्वेश्चन दे दिया, और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आया हुआ था, आई थिंक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार क्या कहता है ये क्वेश्चन। द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लीस्ट स्क्वायर फिटेड स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर अगर आपके पास आपको लीस्ट स्क्वायर फिटेड लाइन का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था, देखिए कैसे करना है, कोई कैलकुलेशन से इतनी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। वाई इंटरसेप्ट निकालना है, आपको एक्स की वैल्यूज दे रखी है, वाई की वैल्यूज दे रखी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए था, राइट। तो सबसे पहले अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है उसके लिए आपको स्लोप की जरूरत पड़ती है। स्लोप हम ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली हमने मान लिया कुछ भी आपका, जैसे स्लोप हो गया आपका सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, एक्स आई हो जाएंगी इसकी एक्स की इंडिविजुअल वैल्यूज, एक्स बार हो जाएगा इसका मीन निकालिए आपने, ठीक है। वाई आई हो गया इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज, और ये हो गया आपका वाई बार मीन्स इसका एवरेज। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट फॉर्मूला किसके लिए होगा, स्लोप निकालने के लिए। अब आपको जब इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है, जब आप इंटरसेप्ट निकालोगे तो सिंपल आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर एक्स बार और यहाँ पर माइनस आपका स्लोप और यहाँ पर वाई बार, राइट। अब इतना आपको निकालना है, ठीक है। अब एक्स बार वाई बार अगर आप देखें, इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें इन दोनों का डिफरेंस, देखो यहाँ पर कहीं 2 का डिफरेंस आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है, इनका डिफरेंस भी 1 है, इनका डिफरेंस फिर से 2 है, इट मीन्स देखो ये 2 2 और ये 1 1, इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल ही सेम है, इट मीन्स जहां पर जो एक्स बार आएगा वही आपका वाई बार आएगा, है ना। तो ये भी 0 ये भी 0, अगर एक्स बार और वाई बार दोनों ही 0 हो गए तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत इतनी पड़ेगी नहीं, सिंपल आपका आंसर यहाँ पर इंटरसेप्ट जो है वो 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल, आपको ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 है ये भी 0 है, ठीक है, ओके। और स्लोप भी आपका बहुत ही कम आने वाला है, 0 में ही आएगा, तो सिंपल आपने बता दिया कि आपका इंटरसेप्ट जो है वो भी 0 ही है। अगर फिर भी कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन इतनी कोई खास जरूरत नहीं थी यहाँ पर, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका है, थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन गिव्स बेस्ट रिजल्ट व्हेन। थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन बेस्ट रिजल्ट आपको कब देगा। सबसे पहले आपको थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में सिंपल थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे पहले आपके पास क्या होता है, थर्मोमेट्रिक, इसके नाम से आपको पता लग रहा है, थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइट्रेंट मतलब आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में कोई टाइट्रेंट प्रेजेंट है, राइट, और आपके पास यहाँ जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में आपके पास टाइट्रेंट है। अब यहाँ से आप क्या करते हो, ब्यूरेट से इस टाइट्रेंट को आपने इसमें ऐड करना स्टार्ट किया, तो जब सारा ये रिएक्शन इनके बीच में हो जाएगा, मतलब एंड पॉइंट आपको कैसे पता लगता है, एंड पॉइंट इस तरीके से पता लगेगा जब इनका सारा रिएक्शन हो चुका है और आपको चेंज इन टेम्परेचर मिले, राइट, थर्मोमेट्रिक इसलिए आपने कहा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर जैसे ही आपको मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एंड पॉइंट आ गया है। अब इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है, कभी कभार ये शार्प होता है, कभी कभार थोड़ा सा कर्व भी मिल सकता है। तो बेसिकली आपको इतना तो समझ में आ गया, थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन है,
तो यहाँ पर मतलब डिग्री, जिस डिग्री से जो आपका रिएक्शन है वो कंप्लीशन पे जाएगा, ये डिपेंड करता है किस पर, आपके फ्री एनर्जी चेंज पर। और फ्री एनर्जी चेंज फेवरेबल होगा तो ये बताएगा कि आपका ठीक है, एंड पॉइंट आपको मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, और वो एक मतलब स्पेसिफिक स्टोइचियोमेट्री में होगा, राइट। इसलिए यहाँ पर आपका ये डेल जी है, तो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो आपका लेस देन 0 होने वाला है। ये तो करेक्ट ऑप्शन मिल गया आपके पास। अब देखते हैं एंथैल्पी के बारे में पूछा है। जब यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज दिखाता है तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी एंथैल्पी भी जो हाई होगी, तभी तो आप बता सकते हो कि टेम्परेचर ज्यादा है। इट मीन्स ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, और ये आपके पास एक ही ऑप्शन है ए एंड बी, तो ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। फिर यहाँ पे टाइट्रेंट इज यूज्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नाउ दिस क्वेश्चन इट इज फ्रॉम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर आपके पास जो रिएक्टेंट्स है, आपके पास एक सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन दे रखा है, इसको कीटोन के साथ आपने ट्रीट किया है। कंडीशन ए और बी, ठीक है। कंडीशन ये दे रखी है कि एक्वस KOH के साथ ट्रीट किया है, ETOH एट 0 डिग्री सेल्सियस। कंडीशन बी है आपके पास एसिड है ACOH के प्रेजेंस में और रिफ्लक्स किया हुआ है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स बता रखे हैं कि ये P प्रोडक्ट बन रहा है, Q प्रोडक्ट बन रहा है, आपके पास एक क्विनोलिन बन रही है, राइट। अब आपको बताना क्या है, ऑप्शंस में देखिए अगर आप, P इज प्रेफरेंशियली फॉर्म्ड बाय कंडीशन A अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। इसका मतलब यहाँ पर आपसे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल या फिर काइनेटिक कंट्रोल है, इसके बारे में कुछ बातें कही गई है, पूछा गया। थर्मोडायनेमिक्स आप क्या समझते हैं? थर्मोडायनेमिक मतलब कि वो बताता है स्टेबिलिटी को, राइट। और काइनेटिक कंट्रोल मतलब वहाँ पे स्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक कंट्रोल बताता है कि कितनी फास्ट रिएक्शन होगी या फिर इजीली हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं। आपके पास सबसे पहले ये था, यहाँ से आपके पास वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस मीन्स यहाँ पर आपने ये क्विनोलिन इस तरीके से बनने वाली है। अब अगर आप देखें आपके पास ये जो कीटोन दे रखा है, ये आपका इस तरीके का कुछ कीटोन है, ठीक है। अगर आपने कंडीशन ए ली है, पहले कंडीशन ए की बात करते हैं, KOH एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब यहाँ पर जो OH माइनस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये एक आपका लेस एनर्जी है। तो ये कहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कहाँ से इनोलेट बनाएगा, ये आपका लेफ्ट सब्स्ट्रेट साइड से इनोलेट बनाने वाला है। इट मीन्स ये कहाँ से इनोलेट बना लेगा, इस वाली साइड से, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये इनोलेट आपका यहाँ पर बन जाएगा जब आप कंडीशन ए ले रहे हैं। आप कुछ नहीं करना, सिर्फ अटैक करा देना है। यहाँ पर ये आपके पास इनलेट बन चुका है, ठीक है। ये माइनस चार्ज यहाँ पर आया, ये इसने अटैक किया यहाँ पर, और ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ से आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, P प्रोडक्ट मिल जाएगा। देख सकते हैं आपके पास एक CH2CH3 था, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो ये आपको कब मिल रहा है, जब आपका कौन सा है, ये काइनेटिकली आपको P प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। काइनेटिकली P प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल रहा है जब आप कंडीशन A यूज करते हैं तो, ओके। अब आपके पास सेकेंड अगर देखो, मैं कंडीशन बी देखूं, तो कंडीशन बी में आपको जो इनोलेट मिलेगा अब यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं H2SO4 ACOH रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब हाई टेम्परेचर आपने दे रखा है, हाई टेम्परेचर दे रखा है, मतलब यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली वो बात करता है, ठीक है। यहाँ से आपका स्टेबल वाला बनेगा, और स्टेबल कहाँ से मिलेगा, इट मीन्स इनोलेट आपकी कहाँ से बनने वाली है, इस वाले पोजीशन से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से अटैक करा देना है आपको, कुछ नहीं, ये माइनस चार्ज यहाँ पर आया, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे अटैक करा दिया। अब यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिल रहा है, इस वाले से आपको Q प्रोडक्ट मिलेगा, और ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली, ठीक है। तो ऑप्शन एक बार आप चेक करते हैं। सबसे पहला है P इज प्रेफरेंशियली फॉर्म्ड बाय कंडीशन A। P आपको मिल रहा है कंडीशन A से, ठीक है, अंडर थर्मोडायनेमिक, गलत हो गया, अंडर काइनेटिक कंट्रोल मिल रहा था आपको। अगला देखा Q इज प्रेफरेंशियली फॉर्म्ड बाय कंडीशन B। Q इज फॉर्म्ड बाय कंडीशन B, ठीक है, अंडर थर्मोडायनेमिक, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, P इज फॉर्म्ड बाय कंडीशन B। P से तो कंडीशन B से तो P मिल नहीं रहा, ये भी गलत, और आपके पास है Q इज, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा B।